हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का 9वें नंबर का टॉपिक कार्बन और उसके यौगिक, यानी कि कार्बन एंड हिज कंपाउंड्स। तो दोस्तों, यह कार्बन और उसके कंपाउंड्स का सेकंड पार्ट है, क्योंकि पहला पार्ट मैंने कल आपको पढ़ा दिया है और वीडियो के लंबा बनने के कारण मैंने उस वीडियो को बीच में ही एस्केप कर दिया था। तो दोस्तों, उस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमने रबर तक के पढ़ लिया था, रबर तक के। तो दोस्तों, रबर से स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टडी। तो रबर जो होता है दोस्तों, यह भी एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। और रबर जो होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट रबर, यानी कि प्राकृतिक रूप से बनाए गए रबर को या प्रकृति से प्राप्त रबर को नेचुरल रबर या प्राकृतिक रबर कहा जाता है, एवं प्रयोगशाला में रासायनिक विधि के द्वारा बनाए गए रबर को संश्लेषित रबर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो संश्लेषित रबर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और प्राकृतिक रबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नेचुरल रबर के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, प्राकृतिक रबर जो होता है यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। यह एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक होता है। तो कल मैंने आपको बताया था कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक जो होता है दोस्तों, इसकी विशेषता ये होती है कि इसे जितनी बार गर्म करते हैं ये नरम हो जाता है और ठंडा होने पर कठोर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, दूसरा बताया था मैंने आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वो एक बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है, लेकिन ठंडा होने पर वह दोबारा कठोर हो जाता है। लेकिन उसे फिर जब आप दोबारा गर्म करते हैं तो वह नरम नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह है दोस्तों कि थर्मोप्लास्टिक जो होता है इसे रिसाइकल करना इजी होता है, लेकिन थर्मोसेटिंग को रिसाइकल करना बहुत ही कठिन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वल्कनीकरण पे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज वल्कनाइजेशन। तो दोस्तों, वल्कनाइजेशन जो होता है, वल्कनीकरण जो होती है, प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। इसके बाद रबड़ एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है और कठोर हो जाता है। इस प्रकार के रबड़ का उपयोग दास्ताना यानी कि ग्लोव्स, मैंने आपको कल बताया था दोस्तों कि कोरोना काल चल रहा है और बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेस लोग ग्लोव्स का यूज करते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कोरोना वायरस। तो दोस्तों, वो जो कोरोना वायरस के से बचने के लिए जो दास्ताने पहनते हैं उन्हें वल्कनीकरण की अभिक्रिया के द्वारा सल्फर के साथ कार्बन को मिलाकर गर्म किया जाता है, जिससे रबड़ के साथ सल्फर को मिलाकर गर्म किया जाता है, जिसे वल्कनीकरण की अभिक्रिया कही जाती है। और इससे जो दास्ताने बनाए जाते हैं वह काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रबड़ बैंड जो होते हैं यह भी वल्कनीकरण की अभिक्रिया के द्वारा बनते हैं और रबड़ में सल्फर मिलाकर इसे गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, वल्कनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वल्कनीकरण की प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज चार्ल्स गुडईयर ने की थी। कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वल्कनीकरण की प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज किसने किया था। तो चार्ल्स गुडईयर ने किया था। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि रबड़ आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। तो रबड़ काय में घुल जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ काफी मुलायम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। इसका प्रयोग ट्यूब टायर आदि बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों, जो ट्यूब टायर वाला जो रबर होता है वो काफी मजबूत होता है और घुलता भी नहीं है जल्दी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा संश्लेषित रबड़ यानी कि सिंथेटिक रबर के बारे में। तो सिंथेटिक रबर जो होते हैं दोस्तों, ये प्रयोगशाला में रासायनिक विधियों के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ जो होता है वो आइसोप्रीन होता है, लेकिन जो संश्लेषित रबर होता है वह नियोप्रीन होता है। क्या होता है, नियोप्रीन। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला संश्लेषित रबड़ या सिंथेसाइज रबर जो होता है वो किससे बनाया जाता है, तो वो नियोप्रीन से बनाया जाता है। तो दोस्तों, 2 क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से बनता है। तो नियोप्रीन कैसे बनता है, 2 क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से बनता है, यानी कि पॉलीमराइजेशन से बनता है। इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ यानी इंसुलेटिंग मटेरियल, विद्युत तार, इलेक्ट्रिक केबल बनाने में किया जाता है। इसके अलावा कन्वेयर बेल्ट, खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में भी किया जाता है। खनिज तेल यानी पेट्रोलियम पदार्थों को ले जाने के लिए, इसके पाइप बनाने के लिए जो है नियोप्रीन का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, जो पेट्रोल पंप में
खनिज तेल को डालने के लिए जो पाइप का यूज किया जाता है वो एक प्रकार का संश्लेषित रबड़ होता है। आगे बढ़ते हैं, थाइकॉल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो थाइकॉल क्या होता है? तो दोस्तों यह दूसरा कृत्रिम रबड़ है जो डाइक्लोरोइथेन को पॉलीसल्फाइड की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। इसका उपयोग खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में, विलायक जमा करने वाला टैंक और सॉल्वेंट स्टोरेज टैंक के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों प्राकृतिक रबर जो होता है इसका उपयोग मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्राकृतिक रबर का जो उपयोग होता है रबड़ बैंड और दास्ताना बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन जो कृत्रिम रबर होता है इसका उपयोग जो है दोस्तों, कृत्रिम रबर का उपयोग जो है विद्युत तार के ऊपर लगे इंसुलेटिंग मटेरियल को बनाने और कन्वेयर बेल्ट और खनिज तेल को ले जाने वाले पाइप बनाने में किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसका उपयोग विलायक जमा करने वाले टैंक यानी सॉल्वेंट स्टोरेज टैंक में किया जाता है। इसके बाद में एक नोट पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों, इस पर डिस्कस करेंगे। थाइकॉल रबड़ को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों थाइकॉल रबड़ का उपयोग ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट में ईंधन के रूप में यानी कि फ्यूल के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों रबड़ जो होता है इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है। इसके बाद में डिस्कस करेंगे रेशे के ऊपर। फाइबर्स, तो दोस्तों वे श्रृंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों गुना अधिक हो, यानी कि जिनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है और चौड़ाई बिल्कुल न के बराबर होती है, ऐसे संश्लेषित रबर को रेशे कहा जाता है। अब हम बात करेंगे रासायनिक रेशे यानी केमिकल फाइबर्स के बारे में। तो दोस्तों केमिकल फाइबर जो होते हैं इनका उपयोग कपड़े बनाने के लिए और बहुत सारे कार्यों में किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नायलॉन के ऊपर में। तो दोस्तों व्हाट इज नायलॉन, आगे डिस्कस करते हैं नायलॉन के ऊपर। तो दोस्तों नायलॉन जो है, नायलॉन शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नायलॉन। तो नायलॉन का जो है दोस्तों नायलॉन का जो एनवाय है दोस्तों ये न्यूयॉर्क शब्द से लिया गया है, न्यूयॉर्क से एनवाय को लिया गया है। न्यूयॉर्क शहर जो है दोस्तों ये अमेरिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। इससे एनवाय तथा लंदन के LON को मिलाकर नायलॉन शब्द की उत्पत्ति हुई है। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण प्रक्रिया से बनता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यह एक पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है जिसमें एमाइड समूह यानी कि दोस्तों एमाइड समूह यानी एमाइड समूह यानी CONH2 इसकी जो वैलेंसी होती है दोस्तों 2 होती है। इसके अलावा दोस्तों एमाइड समूह जो होता है जिसमें कि CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप और एमाइड ग्रुप होता है, प्रत्येक इकाई पर होता है तथा बार बार दोहराया जाता है। पॉलीएमाइड रेशा बनाने के लिए 2 एमीन युक्त समूह किसी कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया किसी ऐसे कार्बनिक यौगिक के साथ की जाती है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि COOH के 2 समूह हो। नायलॉन मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा है। इसका निर्माण सन 1935 ईस्वी में किया गया तथा व्यापारिक स्तर पर पहली बार सन 1939 में महिलाओं के लिए जुराबे इससे बनाई गई। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने के जाल बनाने में, पैराशूट के कपड़े में, टायर, दांत ब्रश और पर्वतारोहण की रस्सी में किया जाता है। मतलब कि नायलॉन जो होता है दोस्तों वो स्टील की तार की तरह मजबूत होता है और उसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए इसका उपयोग महिलाओं के जुराबे यानी कि दोस्तों बाल, नकली बाल। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने के जाल बनाने में यानी कि जाली बनाने में किया जाता है। इसके अलावा पैराशूट के कपड़े में यानी जो पैराशूट उड़ाए जाते हैं उसके कपड़े बनाने में, टायर, दांत ब्रश और पर्वतारोहण की रस्सी के लिए किया जाता है यानी कि रोप्स फॉर यूजिंग क्लाइंबिंग माउंटेन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके बाद मैं बात करूंगा रेयान के ऊपर। तो दोस्तों रेयान जो होता है यह भी एक प्रकार का सिंथेसाइज रबर होता है, रेयान भी एक प्रकार का सिंथेसाइज फाइबर होता है। तो ये सिंथेसाइज फाइबर रेयान जो होता है ये सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयान कहते हैं। रेयान बनाने के लिए सेलुलोज कागज की लुगदी या कास्ट को लिया जाता है। इसे सांद्र यानी कि कॉन्सेंट्रेट या ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि प्रबल अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड से उपचारित करते हैं। इसके बाद ये सेलुलोज के विलयन को धातु बेलनों से बने छिद्रों में से होकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में गिराया जाता है जहां लंबे लंबे और मजबूत तंतु बनते हैं।
और रेयान रासायनिक दृष्टि से सूत के समान है। रेयान का उपयोग कपड़ा बनाने के लिए, कालीन बनाने में और चिकित्सा क्षेत्र में लिंट या जाली बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों। आगे बात करेंगे हम पॉलिस्टर की। पॉलिस्टर जो होता है दोस्तों, पॉलिस्टर का मतलब ये होता है, पॉलिस्टर के कपड़े आप लोगों ने पहना होगा, इसे इंग्लैंड में विकसित किया गया था। इसे संश्लेषित करने के लिए 2 OH यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया 2 कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिकों के साथ की जाती है। कार्बोक्सिलिक तथा समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एस्टर समूह बनता है। एस्टर का सामान्य सूत्र COOR होता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे तो हाइड्रोक्सिल तथा कार्बोक्सिल समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एस्टर समूह बनता है। चूंकि इस रेशे में अनेक एस्टर समूह होते हैं, इसीलिए इसे पॉलिस्टर कहा जाता है। पॉलिस्टर इसीलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्टर जुड़े होते हैं। पॉलिस्टर का उपयोग कपड़ा के रूप में, पॉल नौकाओं का निर्माण में और अग्निशमक में प्रयुक्त हौज पाइप बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पॉलिस्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पॉलिस्टर का उपयोग अग्निशमक के प्रयुक्त हौज पाइप बनाने में और पाल युक्त नौकाओं के निर्माण में किया जाता है, क्योंकि इसके जो कपड़े होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं। इसका उपयोग कपड़े बनाने के लिए भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कार्बन फाइबर के ऊपर। तो कार्बन के भी बहुत सारे रेशे बनाए जाते हैं जिन्हें कार्बन फाइबर कहा जाता है। कार्बन फाइबर कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। इनका संक्षारण नहीं होता, यानी कि इनके ऊपर जंग नहीं लगता है दोस्तों। इसका निर्माण संश्लेषित रेशों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके किया जाता है, यानी कि सिंथेटिक फाइबर को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो उससे कार्बन फाइबर का निर्माण होता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान तथा खेलकूद की सामग्री बनाने में किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों पेट्रोलियम उद्योग की, यानी कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री की। तो दोस्तों मैंने आपको कल ही बता दिया है कि पेट्रोलियम जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का पेट्रोलियम जो होता है फॉसिल फ्यूल होता है, यानी कि जीवाश्म ईंधन होता है। और यह जो होता है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के रूप में और पेट्रोलियम पदार्थ द्रव के रूप में भूमि के अंदर अत्यधिक ताप और दाब पर, जमीन के अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर यानी कि अवसादी चट्टानों के बीच में पाया जाता है, जो कि लाखों साल के ताप और दाब के कारण बनता है। कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ को प्रभाजी आसवन यानी कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है और इसे प्रभाजी आसवन के द्वारा विभिन्न ताप और दाब पर क्वथनांक पर अलग अलग किया जाता है, जिस प्रक्रिया को प्रभाजी आसवन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन कहा जाता है, जिससे पेट्रोलियम के उत्पादों को अलग अलग किया जाता है। तो दोस्तों आगे हम पेट्रोलियम पदार्थ को अलग अलग क्वथनांकों पर डिस्टिलाइजेशन करने पर प्राप्त होने वाले विभिन्न पदार्थ और उनके सामान्य उपयोगों के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे पेट्रोलियम इंडस्ट्री के ऊपर। पेट्रोलियम प्राय प्राकृतिक गैस के नीचे पाया जाता है। पेट्रोलियम कच्चे पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसे विभिन्न क्वथनांक पर संघनित प्रभाज पृथक पृथक इकट्ठे किए जाते हैं, जिससे पेट्रोलियम का उत्पाद कहा जाता है। तो दोस्तों बिना देरी के डिस्कस करते हैं पेट्रोलियम के विभिन्न उत्पाद के ऊपर। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन। तो बिना देरी किए डिस्कस करते हैं पेट्रोलियम के प्रभाजों के नाम और ताप परिसर और कार्बन अणुओं की संख्या और उपयोग। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे जब हम पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन करते हैं और जैसे ही हम पेट्रोलियम पदार्थ को 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक गर्म करते हैं तो उसमें कार्बन के अणुओं की संख्या C1 से लेकर C4 तक पाई जाती है, यानी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक अलग हो जाते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 से लेकर 4 तक पाई जाती है। जैसे रसोई गैस के रूप में बात करूं मैं दोस्तों मीथेन की, मीथेन और ब्यूटेन की, C4H10 ब्यूटेन का सूत्र होता है और CH4 मेथेन का सूत्र होता है। तो दोस्तों मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का जो समूह होता है वो प्राकृतिक गैस होती है, जो कि 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन पर अलग हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों इस मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का यूज जो है रसोई गैस के रूप में किया जाता है। आगे बात करूंगा पेट्रोल या गैसोलीन की, पेट्रोल और गैसोलीन की। तो जब हम पेट्रोलियम पदार्थ को 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक के गर्म करते हैं तो उससे ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन के यौगिकों की संख्या C5 से C10 तक के, जिनमें कार्बन के अणुओं परमाणुओं की संख्या C5 से C10 तक पाई जाती है, अलग हो जाते हैं। और ऐसे पदार्थ जो होते हैं दोस्तों वो पेट्रोल या गैसोलीन होते हैं, जिनका उपयोग ईंधन के रूप में, मोटर या स्पिरिट के रूप में किया जाता है। आगे बात करूंगा दोस्तों नेफ्था की। नेफ्था जो होता है यह एक प्रकार का प्राकृतिक
क्या होता है, नेफ्था एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता चुका है। तो नेफ्था जो होता है दोस्तों, इसे पृथक करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थ को 100 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस यानी कि हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिससे ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या C7 से लेकर C12 तक पाई जाती है पृथक हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, संश्लेषित रेशे के उत्पादन में जिनका उपयोग किया जाता है। नेफ्था का यूज संश्लेषित रेशे यानी कि सिंथेसाइज फाइबर के रूप में किया जाता है। सिंथेसाइज फाइबर को बनाने के लिए या संश्लेषित करने के लिए नेफ्था का यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन पर नेक्स्ट जो उत्पाद होता है वो होता है केरोसिन का तेल, जिसे कि केरोसिन ऑयल कहा जाता है। जब हम पेट्रोलियम पदार्थ को 170 से 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो उससे ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या C10 से लेकर C15 तक पाई जाती है अलग हो जाते हैं, और पेट्रोलियम केरोसिन पदार्थ में कार्बन परमाणुओं की संख्या C10 से लेकर C15 तक पाई जाती है, और इसका उपयोग लैंप में स्टोव जलाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन पर डीजल अलग किया जाता है। डीजल को अलग करने के लिए हमें पेट्रोलियम पदार्थ को 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है, जिससे ऐसे कार्बनिक यौगिक अलग हो जाते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या C16 से लेकर C20 तक पाई जाती है। तो डीजल का उपयोग ईंधन के रूप में डीजल इंजन में किया जाता है दोस्तों। जैसे कि हम बात करें 4 व्हीलर्स की, स्कॉर्पियो, बोलेरो, जितने भी कार्स होती है सभी डीजल इंजन से चलाई जाती है, और डीजल को अलग करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थ को 250 से 350 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पर गर्म करना पड़ता है। आगे बात करूंगा दोस्तों स्नेहक तेल या लुब्रिकेंट ऑयल के बारे में, जिसका उपयोग पेट्रोलियम पदार्थों के प्रभाजी आसवन के द्वारा स्नेहक तेल को प्राप्त किया जाता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, लुब्रिकेंट ऑयल जो होता है, जो जिसे हम ग्रीस कहते हैं, जो कि बड़े बड़े ट्रकों में और उसमें जो घूमने वाले मूविंग पार्टिकल्स होते हैं वहां पर उसे डाला जाता है ताकि मशीनों के चलने में आसानी हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक मैं आपको बता दूं कि जब मशीन चलती है तो उसके विभिन्न पार्ट्स के बीच में घर्षण बल के मान को कम करने के लिए यानी मशीन को तेजी से चलाने के लिए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज किया गया है दोस्तों, कि जब हमें घर्षण बल के मान को कम करना होता है तो हम लुब्रिकेंट ऑयल का यूज करते हैं, जो कि 350 से 450 डिग्री सेल्सियस तक पेट्रोलियम पदार्थ को गर्म करने पर पृथक किया जाता है, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या C20 से लेकर C30 तक होती है। इसका उपयोग स्नेहक के रूप में और दवा बनाने के रूप में भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पैराफिन पेट्रोलियम जेली के ऊपर। तो पेट्रोलियम जेली जो होता है ये पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन पर बनने वाला 7वें नंबर का प्रोडक्ट होता है। पेट्रोलियम जेली जो होती है दोस्तों, इसे पेट्रोलियम पदार्थ से पृथक करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थ को 450 से 500 डिग्री सेल्सियस यानी कि 450 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या C30 से लेकर C35 तक होती है। इसका उपयोग स्नेहक और दवा बनाने के लिए किया जाता है। आगे बात करूंगा दोस्तों पैराफिन मोम की। पैराफिन मोम यानी कि पैराफिन वैक्स जो होती है दोस्तों, इसे 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब पेट्रोलियम पदार्थ को गर्म किया जाता है तो ऐसे कार्बनिक यौगिक अलग हो जाते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या C35 से लेकर C40 तक होती है। इसका उपयोग मोमबत्ती व जलरोधी व आप लोग जो ठंड के दिनों में हाथों में जो ग्लिसरीन लगाते हैं उन्हें अलग करने के लिए किया जाता है। ग्लिसरीन में भी थोड़ी मात्रा जो होती है दोस्तों वो पैराफिन मोम की होती है, जो कि आपके शरीर को, त्वचा को मुलायम और चिकनी बना के रखती है। आगे बात करूंगा पैराफिन मोम की। यही इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों कोलतार की। कोलतार जो होता है यह पेट्रोलियम पदार्थ का पूरा अवशिष्ट होता है, यानी कि एक्सक्रीटिव मटेरियल होता है, और इसका उपयोग अवशिष्ट के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग सड़क बनाने यानी कि डामर के रूप में किया जाता है दोस्तों। तो बालाघाट में उसे डामर कहा जाता है। डामर का उपयोग दोस्तों सड़क बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें कि पूरा कोलतार पाया जाता है। कोलतार में कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कार्बनिक रसायन से संबंधित विभिन्न तथ्य पर डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए डिस्कस करेंगे कार्बनिक रसायन से विविध तथ्य। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में कार्बनिक रसायन से संबंधित विभिन्न फैक्ट पूछे जाते हैं, तो बिना देरी के डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें आप ठोस कपूर को गर्म करते हैं तो वो सीधे काय में बदल जाता है दोस्तों, वाष्प में बदल जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दूध से दही का बनना। ये किण्वन का उदाहरण है दोस्तों। किण्वन एक अभिक्रिया होती है, इसका उदाहरण है दूध से दही का बनना। और इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दूध से दही का बनना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि इसे रिवर्स परफॉर्म नहीं किया जा सकता। मतलब कि एक बार दूध से दही बन गई तो दही से दूध नहीं बनाया जा सकता।
ये एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक उसी प्रकार कपूर से वाष्प का बनना उर्ध्वगामी अभिक्रिया है। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों, पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन की संख्या से अभिव्यक्त की जाती है। अच्छे अपस्फोटरोधी यौगिक को ऑक्टेन संख्या का मान उच्च होना चाहिए। मतलब कि दोस्तों पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्राएथिल सीसा का उपयोग किया जाता है, और जितनी ज्यादा ऑक्टेन संख्या होती है पेट्रोल जो होता है उतना अच्छा हाई क्वालिटी का होता है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि टेट्राएथिल सीसा का उपयोग किया जाता है, और शीशे का उपयोग ज्यादा करने से क्या होता है कि हमारे इंजन को नुकसान होता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। तो विमानन गैसोलीन यानी कि जो विमानन गैसोलीन होता है दोस्तों उसमें ग्लाइकॉल मिलाया जाता है, क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। मतलब कि जब ठंड के दिनों में पेट्रोल जो है वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो उसके लिए विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है, क्योंकि ये पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। तो वैसलीन जो होता है, जो हाथ पैर फटने पर आप जो है पैरों के एड़ियों के फटे हुए वो ओठों में और एड़ियों में लगाते हैं दोस्तों, तो वो जो व्यापारिक वैसलीन होती है वो भी पेट्रोलियम पदार्थ से निकाली जाती है, क्योंकि वो एक ऐसा केमिकल पदार्थ होता है जो क्या करता है, हमारी त्वचा को चिकनी बना के रखता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पेट्रोलियम का मुख्य संगठक ऑक्टेन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि पेट्रोल का मुख्य संगठक कौन होता है, तो पेट्रोल का मुख्य संगठक ऑक्टेन होता है, और जितनी ज्यादा ऑक्टेन संख्या होती है पेट्रोल उतनी अच्छी क्वालिटी का होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस और सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मीथेन गैस पाई जाती है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मीथेन जो होता है वो सरल हाइड्रोकार्बन होता है, जिसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। इसमें कार्बन की चारों संयोजकता यानी कार्बन के चारों परमाणुओं से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं, और कार्बन की जो संयोजकता कार्बन में मीथेन में sp3 संकरण पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मीथेन जो होती है, मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। ये गोबर से बनने वाली गोबर गैस और प्राकृतिक गैस, बायोगैस और सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मीथेन की मात्रा पाई जाती है। और मीथेन गैस जो होती है दोस्तों ये हवा की उपस्थिति में अत्यधिक ज्वलनशील होती है, इसीलिए इसका उपयोग जो है LPG के रूप में भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। तो दोस्तों आप लोग जो घर में LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का उपयोग जो घरों में सरल ईंधन के रूप में करते हैं, जो कि एक प्रकार का ईंधन होता है जो कि कम धुआं देता है और बहुत ही आदर्श ईंधन माना जाता है। LPG का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, और ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में गंध के रूप में एक विशेष पदार्थ को मिलाया जाता है ताकि गैस रिसाव का हमें पता चल सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन का सूत्र C4H10 होता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सारे एल्केन होते हैं, और एल्केन एक प्रकार के संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और दोस्तों कार्बन के जो हाइड्रोकार्बन जो कार्बन के ऐसे यौगिक जो असंतृप्त प्रकार के होते हैं वो होते हैं एल्कीन और एल्काइल। तो एल्कीन जो होता है दोस्तों उसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, और एल्काइन में 2 कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो एल्कीन जो होते हैं दोस्तों इनकी जो गलनांक होते हैं कम होते हैं, और एल्काइन के गलनांक ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर मुख्य फैक्ट है LPG का मुख्य घटक कौन सा होता है। तो ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि LPG का मुख्य घटक क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है। इसके बाद में दूसरे नंबर का घटक होता है दोस्तों मीथेन, यानी कि LPG के मुख्य घटक ब्यूटेन और मीथेन होते हैं, यानी कि मार्स गैस और ब्यूटेन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खदानों में अधिकांश विस्फोट हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि मीथेन गैस जो होती है ये काफी ज्वलनशील होती है, और ये हवा की उपस्थिति में विस्फोट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो माइंस में जो अंडरग्राउंड में जो ब्लास्टिंग की जाती है वहां पर भी मीथेन गैस के कारण कई बार ब्लास्टिंग की जाती है। इसके अलावा वहां पर बहुत सारे क्रैकर्स का भी यूज किया जाता है। वो जो होते हैं वो TNT जैसे पदार्थों का यूज किया जाता है वहां पर, और RDX जैसे पदार्थों का भी यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों आप जो सिगरेट पीते हैं वो लोग जो सिगरेट लाइटर का यूज करते हैं उनको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि सिगरेट लाइटर में जो होती है वो ब्यूटेन गैस भरी होती है, जिसे द्रवित रूप में लाइटर के अंदर भर दिया जाता है, और जरूरत पड़ने पर आप लाइटर में जैसे ही आप उसके ट्रिगर को दबाते हैं तो क्या होता है कि वहां पर घर्षण बल उत्पन्न होता है और एक चिंगारी निकलती है, और उसके बाद ब्यूटेन गैस का रिसाव होता है, और वहां पर तुरंत ही आग पकड़ लेता है, और आप अपनी सिगरेट जलाकर आप जो है सुट्टा मारने लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे प्रशीतक फ्रियॉन है। तो दोस्तों प्रशीतक का मतलब होता है रेफ्रिजरेटर यानी ठंडा रखने वाला। तो ठंडा रखने वाला यानी कि दोस्तों
फ्रिज में प्रयुक्त फ्रीऑन क्या है? तो फ्रीऑन जो होता है दोस्तों, फ्रीऑन का मतलब ये होता है कि आप लोगों के जो रेफ्रिजरेटर में जो पेट्रोलियम पदार्थ का यूज किया जाता है, जो डाईक्लोरोमीथेन होता है, जिसे कि क्या कहा जाता है दोस्तों, सीएफसी भी कहा जाता है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मतलब कि जो क्या करता है, डाईक्लोरोमीथेन जो होता है ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों हाल ही में हमने 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया है। तो ये जो प्रशीतक में फ्रीऑन जो यूज होता है, फ्रीऑन डाईक्लोरोमीथेन, यानी कि CH3Cl2F2, ऐसा कुछ सूत्र होता है दोस्तों, अभी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये जो होता है ये क्या करता है, ओजोन परत को संचारित करता है। इसीलिए कहा जाता है कि रेफ्रिजरेटर का यूज कम से कम करें ताकि ओजोन परत को नुकसान न पहुंचे। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मस्टर्ड गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में किया गया था। तो आयुध का मतलब होता है दोस्तों हथियार। तो मस्टर्ड गैस क्या होती है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, मस्टर्ड गैस जो होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को मस्टर्ड गैस कहा जाता है। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे मस्टर्ड गैस पर। तो मस्टर्ड गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में आयुध यानी हथियार के रूप में किया गया था। और मस्टर्ड गैस का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है C4H8Cl2 होता है दोस्तों। मतलब कि उसमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है। और मैं आपको एक और चीज जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो सरसों तेल होता है उसमें भी सल्फर की मात्रा पाई जाती है। इसीलिए जब आप सरसों तेल लगाते हैं या नाक में डालते हैं तो उससे क्या होता है, आपको नाक में थोड़ी गर्मी महसूस होती है, क्योंकि सल्फर जो होता है दोस्तों वो नाक में जाने के बाद आपकी सर्दी को खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और सल्फर जो होता है वो नाक में जाने के बाद में सर्दी के कीटाणुओं को मार देता है और नाक से फिर आपकी सर्दी निकल जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों सरसों भाजी जब आप खाते होंगे तो उसमें एक अलग ही प्रकार की गंध होती है, उसमें एक तीक्ष्णता होती है, वो मस्टर्ड गैस यानी कि सल्फर की उपस्थिति के कारण होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गैस वेल्डिंग एवं फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि गैस वेल्डिंग एवं फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। और कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर एसिटिलीन गैस देता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो हमारे कच्चे आम होते हैं, कई बार उन्हें हमें पका करके जल्दी बेचना होता है, या केलों को, तो हम कच्चे केलों को और कच्चे आमों को कई बार कैल्शियम कार्बाइड के जलीय विलयन में डुबाते हैं और डुबा के रखते हैं और उसे निकाल के रख देते हैं, तो वो आम जल्दी पक जाते हैं, क्योंकि वो एसिटिलीन गैस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल ज्यादातर रेफ्रिजरेटर में होता है। तो जब भी मैंने आपको यही बात बताया था दोस्तों थोड़ी देर पहले कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है इसी का उपयोग जो है रेफ्रिजरेटर यानी कि प्रशीतक में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। तो मेथिल एल्कोहल जो होता है दोस्तों इसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि वुड स्प्रिट किसे कहा जाता है, तो मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, संशोधित स्पिरिट में 95% इथाइल एल्कोहल होता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि संशोधित स्पिरिट जो होता है, स्पिरिट में 95% इथाइल एल्कोहल होता है। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो आप लोग वाइन पीते हैं, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, जो भी पीते हैं उसमें भी इथाइल एल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। तो जो कच्ची दारू होती है दोस्तों, जो गांव के लोग निकालते हैं और बहुत ही मजे से पीते हैं, तो दोस्तों उसमें जो है इथाइल एल्कोहल की मात्रा 25 से 40% पाई जाती है। एक गिलास पीने के बाद आदमी को ऐसी चढ़ जाती है कि 2 कदम चलना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों क्योंकि उसमें क्या होता है, इथाइल एल्कोहल की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, लेकिन बियर में मात्र 5 से 10% पाई जाती है दोस्तों। इसीलिए बियर पीने के बाद में बहुत लेट चढ़ती है। और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जो आपको हम डिटेल में बताएंगे केमिस्ट्री के लेक्चर में। तो दोस्तों बात कर रहे हैं मेथिल एल्कोहल की। तो मेथिल एल्कोहल को जब यानी कि शराब को जब पिया जाता है दोस्तों, तो वो हमारे आमाशय में चला जाता है जहां पे HCl का स्रावण होता है, और फिर वहां से वो शराब जो है HCl अम्ल की उपस्थिति के कारण एथिल एल्कोहल एस्टाल्डिहाइड में बदल जाता है, और वह जाकर के फिर हमारे किडनी पर अफेक्ट करता है, जिससे क्या होता है कि हमारा तंत्रिका तंत्र कार्य करना बंद कर देता है, और मनुष्य जो है उसे पुरानी बातें आती है और वो अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाता, और उसके बाद वो क्या करता है उसे भी याद नहीं रहता। तो दोस्तों ये होता है इथाइल एल्कोहल का कमाल, क्योंकि इथाइल एल्कोहल पेट में जाने के बाद एस्टाल्डिहाइड में बदल जाता है, जो नशे का कारण बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद इथाइल एल्कोहल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे काष्ठ से प्राप्त पायरोलिनियस अम्ल में 10% एसिटिक अम्ल होता है। तो दोस्तों बात करेंगे एसिटिक अम्ल की, तो एसिटिक अम्ल जो होता है दोस्तों ये सबसे ज्यादा सिरके में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांस एस्टरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो दोस्तों बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांस एस्टरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बायोडीजल का जो निर्माण है वो बायोडीजल का निर्माण जो है वो प्राकृतिक पदार्थों से किया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं तो दोस्तों बात कर रहे थे हम बायोडीजल की, तो बायोडीजल जो है वो रतनजोत के बीजों से और जेट्रोफा कर्कस के बीजों से बनाया जाता है। तो इसके लिए ट्रांस एस्टरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का प्रयोग प्रतिरोधी के रूप में करते हैं। आयोडोफॉर्म जो होता है दोस्तों इसका उपयोग प्रतिरोधी के रूप में करते हैं। इसी प्रकार एक क्लोरोफॉर्म भी होता है जिसका उपयोग अस्थायी निश्चेतक के रूप में करते हैं, यानी किसी को बेहोश करने के लिए। रूमाल में थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म लगा के सुंघा दो तो कोई भी बेहोश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन होता है। तो दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों जैसे चटनी, सॉस, फलों के रस आदि के परिरक्षण यानी कि उनके बचाव के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट जो होता है दोस्तों इसका सूत्र होता है CH3COONA, इसे कहा जाता है दोस्तों सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का उपयोग जो है चटनी, सॉस और फलों के रसों के परिरक्षण के लिए किया जाता है। मतलब कि इसमें थोड़ी मात्रा में डाल दिया जाता है जिससे उसमें क्या होता है, फंगी वगैरह उसे खराब नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेफ्थेलिन का मुख्य स्रोत कोलतार होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पॉलीकार्बोनेट बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट का उपयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो ब्रांडेड कारें होती है दोस्तों उनकी जो खिड़कियां होती है वो बुलेट प्रूफ होती है। बुलेट प्रूफ यानी कि अगर किसी बंदूक से गोली भी निकल जाए तो उस कार के अंदर उसे नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये जो होती है दोस्तों ये पॉलीकार्बोनेट से बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मोम जो है वो एल्डिहाइड है दोस्तों। इसके बाद में फलों का मधुर स्वाद फ्रक्टोज की उपस्थिति के कारण होता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि फ्रक्टोज जो होता है वो सबसे ज्यादा मीठी शर्करा होती है। तो इस तरह दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद में दोस्तों आपको नेक्स्ट टॉपिक केमिस्ट्री का ईंधन यानी कि फ्यूल्स पढ़ाने वाला हूं, तो बने रहे हमारे चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज दोस्तों, टेक केयर।